चलिए आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं पीएमईएसटी। पीएमईएसटी कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण जो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित की गई वर्गीकरण पद्धति है, इसका मुख्य आधार भी पीएमईएसटी ही है। तो पीएमईएसटी को जाने बिना हम लोग अच्छी तरह से कोलन क्लासिफिकेशन को नहीं समझ सकते हैं। P पर्सनालिटी, M मैटर, E एनर्जी, S स्पेस एंड T टाइम। पीएमईएसटी का पहली बार प्रयोग 4th एडिशन से किया गया था। चौथे संस्करण से पीएमईएसटी का प्रयोग किया गया था, जबकि इससे पहले कोलन क्लासिफिकेशन में पक्ष की अवधारणा का प्रयोग किया गया, पक्षों की अवधारणा का प्रयोग किया गया था, जबकि चौथे संस्करण से कोलन क्लासिफिकेशन के 4th एडिशन से चौथे संस्करण से पीएमईएसटी की अवधारणा का प्रयोग किया गया। और रंगनाथन का कहना था कि सभी विषयों के विस्तार का मूल आधार 5 पक्ष या 5 श्रेणियां ही होती है, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि जो 5 श्रेणी की बात की गई, तो जरूरी नहीं कि हर एक विषय में, हर एक मुख्य वर्ग में यह 5 श्रेणी मौजूद हो सकता है किसी एक श्रेणी में अगर हम जाते हैं, किसी एक मुख्य विषय में हम जाते हैं, तो वहाँ पर 2 ही पक्ष देखने को मिले, 1 ही पक्ष देखने को मिले, या 5 पक्ष देखने को मिल जाए। तो ये 5 मूलभूत श्रेणियां पीएमईएसटी के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने पहले भी इसका कनेक्टिंग सिंबल देखा है। कनेक्टिंग सिंबल P मतलब पर्सनालिटी, P शॉर्ट जो है पर्सनालिटी का है, इसका कनेक्टिंग सिंबल जो है कोमा। M मैटर का कनेक्टिंग सिंबल क्या है? मैटर का कनेक्टिंग सिंबल है सेमीकोलन। कोमा सेमीकोलन में एक डॉट के बाद नीचे कोमा, इसको कहा जाता है सेमीकोलन। ई एनर्जी में कोलन, 2 चिन्ह 2 बिंदु ऐसे होता है, इसको कोलन कहा जाता है। द्विबिंदु हिंदी में नाम भी लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को किसी तरह का समस्या ना हो, कोलन। और स्पेस, S जो होता है स्पेस, इसके लिए उपयोग किया गया है डॉट बिंदु, डॉट मतलब बिंदु। और समय टाइम के लिए जो उपयोग किया गया है वह किया गया है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। जो हम लोग किसी चीज़ में अगर कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो किसी चीज़ में जैसे ऐसे कोमा लगा देते हैं, ऐसे लगा दिए या इस तरह करते हैं, तो ये चीज़ जो है इस तरह का सिंबल, तो यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग किया गया है टाइम के लिए। तो यह याद रखिएगा कि सारा जितना भी 5 मुख्य जो श्रेणी 5 फंडामेंटल जो कैटेगरी है, उसका चिन्ह क्या क्या है, उसके चिन्ह को याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग 5 मूलभूत श्रेणियों की पहचान कैसे करें। 5 मूलभूत श्रेणियों की पहचान करना, तो उसमें हम लोग कैसे पहचान करना है, तो इसके लिए 5 मूलभूत श्रेणी या 5 फंडामेंटल कैटेगरी के पहचान के लिए डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा अवशेष विधि का प्रतिपादन किया गया था। अवशेष विधि, किस विधि के द्वारा 5 जो हम लोग पर्सनालिटी वगैरह, पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पहले हम लोग PMEST, इसमें से सबसे पहले हम लोग
उस पक्ष को निकालते जो सबसे आसान होता है तो हम लोग उल्टा करना निकालना शुरू करते हैं। किसी भी टाइटल से पहले टी निकाला जाता है, फिर एस निकालेंगे, फिर ई निकालेंगे, फिर एम निकालेंगे, तो जो सबसे अंत में जो बच जाता है वह पर्सनालिटी होता है। तो किसी भी विषय वर्गीकरण के लिए इसमें निहित जो श्रेणी है, निहित इन श्रेणियों को पहचानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। तभी आप, जब तक आप पहचानिएगा नहीं किसी भी श्रेणी को, तब तक वर्गीकरण करना संभव नहीं है। इन श्रेणियों को जो पांचों श्रेणी है, इस श्रेणी को आइसोलेट भी कहा जाता है, एकल। ये जो श्रेणी होता है उसे आइसोलेट, मतलब एक जो मुख्य वर्ग है, उस मुख्य वर्ग के जितने भी श्रेणी हैं वह उस मुख्य वर्ग के एकल है। PMEST में अगर PE है तो वह उस मुख्य वर्ग की श्रेणी के एकल हैं। PMEST में जो हमने बताया कि जरूरी नहीं कि सब सारे श्रेणी जो है मौजूद हो। किसी विषय में, किसी मुख्य वर्ग में जरूरी नहीं कि सारे पांचों श्रेणी मौजूद हो सकता है कि किसी विषय में एक अथवा एक से अधिक एकल पक्ष हो सकता है। कहने का अर्थ है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है और पांच पक्ष भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि पांचों पक्ष सभी में होगा, और जरूरी नहीं कि कोई ऐसा मुख्य वर्ग है जिसमें सिर्फ एक पक्ष ना हो। सिर्फ एक पक्ष भी कई मुख्य वर्ग है। हम लोग जब थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एक दिन हम पूरी जो हम लोगों ने पढ़ाया देखा उसका हमने कोलन क्लासिफिकेशन से आपको एक एक पेज में हम निकाल के दिखाएंगे, तो उससे आप लोगों को वो भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग फैसेट फार्मूला वगैरह जो निकलता है तो कहाँ पर उसमें कितने पक्ष हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन जो हम लोग ये सारी थ्योरी जो है, इस तरह की थ्योरी कहीं पर पढ़ने को देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये सारा हिस्सा जो है ये प्रैक्टिकल का प्रायोगिक पार्ट है, लेकिन उसको हमने एक थ्योरी में ढालने का कोशिश किया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आपको प्रैक्टिकल करा के नहीं देखेगा। वह इसी तरह से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि कैसे मतलब कौन सा पक्ष सबसे अमूर्त होता है, मूर्त होता है, किसी वर्ग में कितने पक्ष हो सकते हैं। तो इसको आप लोगों को अच्छी तरह से PMST जो है पांचों, इसमें सबसे अमूर्त से मूर्त पक्ष की ओर जाना है। मतलब अमूर्त जो है, अमूर्त अमूर्त से मूर्त की ओर जाना है हम लोगों को। अमूर्त से मूर्त की ओर हम लोग को जाना है। और हमने पहले ही बोला कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं। हम लोग पहले शुरू करते हैं T से, फिर शुरू करते हैं S, फिर हम लोग आते हैं TS के बाद हम लोग आते हैं E की तरफ, फिर हम लोग आते हैं M और फिर अंत में जो बचता है वह होता है P। तो इस तरह हम लोग देखें तो सर्वाधिक अमूर्त जो है, सर्वाधिक अमूर्त T है, सर्वाधिक अमूर्त जो है वह T है, और सर्वाधिक मूर्त जो है, सर्वाधिक जो मूर्त है वह P है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है PMST में पक्ष को अमूर्त से मूर्त की ओर हम लोग व्यवस्थित किया जाता है। PMST निकालने के लिए हम लोग PMEST पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग निकालने जाएंगे तो हम लोग TSEM फिर P निकालेंगे। व्यक्तित्व पक्ष में P सबसे अधिक मूर्त होता है। यह पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक मूर्त
5 फंडामेंटल कैटेगरी में सबसे अधिक मूर्त या कॉन्क्रीट कौन सा है, तो वह है पर्सनालिटी। और सबसे कम नहीं यहां पर होना चाहिए, ये इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर अगर सबसे कम तो अमूर्त होगा, और सबसे अधिक अमूर्त, सबसे अधिक मूर्त P और सबसे अधिक अमूर्त T होगा। वहीं पर अगर ये कम सेंटेंस अगर हम लोग अगर यहां पर रहे तो सबसे कम जो होगा, जब अगर हम लोग उसको सेंटेंस अगर कम यहां पर रहे तो सबसे अधिक मूर्त P और सबसे कम मूर्त क्या हुआ, सबसे कम मूर्त हो गया, तो फिर ये O कट जाएगा, सबसे कम मूर्त जो है T होगा। लेकिन यहां पर अब हम लोग ऐसे सेंटेंस को पढ़े तो इसको समझ में आ जाएगा सीधा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। कैसे? सबसे अधिक मूर्त क्या है, सबसे अधिक मूर्त है P, और सबसे कम अमूर्त क्या है, वह भी है P। सबसे अधिक जो मूर्त है वही सबसे कम अमूर्त है, और T सबसे अधिक अमूर्त T है, और सबसे कम मूर्त क्या है, वह भी T है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि PMST में सबसे अधिक अमूर्त कौन है, तो P। सबसे कम मूर्त कौन है, तो सबसे कम अमूर्त कौन है, तो T। तो कहने का अर्थ है कि PMEST इसमें सर्वाधिक मूर्त जो है P है, घटते क्रम में उससे कम मूर्त M है, उससे कम मूर्त E है, उससे कम मूर्त S है, और उससे कम मूर्त T है। मतलब सर्वाधिक, तो सबसे अधिक मूर्त P हो गया, और सबसे कम मूर्त T हो गया। तो अगर हम लोग अमूर्त वर्ड को यूज करें तो सबसे यहां पर अधिक अमूर्त हो गया T, और सबसे कम यहां पर कम, अगर अमूर्त लिखेंगे तो यहां अधिक की जगह कम हो जाएगा, सबसे कम अमूर्त P। तो कहने का अर्थ है इस सेंटेंस को ध्यान देना है, इस सेंटेंस को अच्छी तरह से ध्यान देना है कि P सबसे अधिक मूर्त तथा सबसे कम अमूर्त है, वहीं T सबसे अधिक अमूर्त तथा सबसे कम मूर्त है। अब किसी भी विषय में यह एग्जाम में पूछता है कि किसी भी विषय में, किसी भी मुख्य वर्ग में सबसे मुश्किल किस पक्ष को पहचानना होता है। PMEST में सबसे मुश्किल, तो किसी भी विषय में व्यक्तित्व पक्ष को पहचानना उतना सरल नहीं है। कहने का अर्थ सबसे मुश्किल जो पहचानना है वह हमें P है, पर्सनालिटी है, और सबसे काल पक्ष पहचानना सबसे आसान है। इसलिए रंगनाथन ने विषय को पहचानने के लिए, पक्ष को पहचानने के लिए क्रमानुसार हमें उल्टा हम चलेंगे, काल पक्ष, फिर देश पक्ष, फिर ऊर्जा पक्ष, फिर पदार्थ पक्ष, तथा अंत में व्यक्तित्व पक्ष को पहचानने की विधि बताई है। उन्होंने एक मेथड बताया है कि पहले हम T निकालते हैं, T निकालें, T से फिर हम S निकालें, उसके बाद फिर जब S निकाल लिए तो E निकालेंगे, E निकालने के फिर M निकालेंगे। अब जो बच जा रहा है वह क्या होगा, वह होगा
पर्सनालिटी, और इस विधि का नाम है अवशेष विधि, मेथड ऑफ रेसिडेंस, मेथड ऑफ रेसिड्यू। मेथड ऑफ रेसिड्यू जो है, मेथड ऑफ रेसिड्यू, यह जो विधि है यह कहलाता है, मेथड ऑफ रेसिड्यू विधि कहलाता है, अवशेष विधि कहलाता है, PMEST की पहचान की विधि। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि PMEST की पहचान के लिए रंगनाथन महोदय द्वारा किस विधि का प्रयोग किया है, तो मेथड ऑफ रेसिड्यू, और अगर हिंदी में कहें तो अवशेष विधि का उन्होंने पहचान करने के लिए अवशेष विधि का प्रयोग करने की सलाह दी है। और वह विधि क्या है कि PMEST से पहले हमको T हटा देना है, T निकाल लेने के बाद फिर हमको S निकाल देना है, S निकाल देने के बाद फिर हमको E निकाल देना है, उसके बाद हमें M निकाल देना है। अब जो बचता है वह विधि जो बचता है, जो चीज बच जाता है वह होता है पर्सनालिटी। अब हम लोग पहले पक्ष को देखते हैं, पर्सनालिटी पक्ष को। PMEST में हम लोग पर्सनालिटी पक्ष को देखते हैं। तो पर्सनालिटी पक्ष क्या है? किसी भी विषय में व्यक्तित्व श्रेणी, जो पर्सनालिटी श्रेणी है, इसको पहचानना सबसे कठिन है, क्योंकि आदमी हो चाहे कोई भी चीज है, आप एक बार ये देखिए आम जिंदगी में भी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आपका मित्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके व्यक्तित्व को पहचानना ही सबसे कठिन है। उसकी हाइट क्या है आप तुरंत से पहचान लोगे कि ये 6 फीट का है, उसकी वेट कितनी हो आप पहचान सकते हो, उसका कलर कैसा है, काला है, गोरा है, सांवला है, पहचाना जा सकता है। लेकिन उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है ना, उसको पहचानने के लिए आपको उसका मूल्यांकन करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो सेम चीज़ है, तो उसको हम लोग जब यह देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे मुश्किल पहचानना इस 5 पक्ष में क्या है, तो पर्सनालिटी सबसे कठिन है, क्योंकि व्यक्तित्व पक्ष मनुष्य के व्यक्तित्व की भांति ही उसके अनेक गुणों या अवयवों का समावेश होता है। किसी भी पुस्तक के भी व्यक्तित्व पक्ष में वही चीज होता है। मुख्य वर्ग में व्यक्तिगत पक्ष की अभिव्यक्ति करने वाले अनेक अवयव होते हैं, कई कंपोनेंट होते हैं, जिससे आपको व्यक्तित्व पक्ष लगेगा कि मुख्य व्यक्तित्व पक्ष इसका ये है, चाहे ये है, चाहे ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप उस टाइटल से, उस शीर्षक से TSEM को नहीं हटा लें। तो व्यक्तित्व पक्ष को पहचान करने के लिए रंगनाथन महोदय द्वारा मेथड ऑफ रेसिड्यू का प्रतिपादन किया गया है। और इसके अंतर्गत हम पहले क्या है, विषय से काल, देश, ऊर्जा तथा पदार्थ की श्रेणी को अलग करने के बाद जो कुछ बच जाता है वही पर्सनालिटी होता है। और इस श्रेणी का योजक चिन्ह कोमा होता है। पर्सनालिटी का योजक चिन्ह क्या होता है? कोमा होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पदार्थ पक्ष। पदार्थ पक्ष देखते हैं, M। पदार्थ पक्ष क्या है? इस श्रेणी में किसी वस्तु या पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है। मैटर, किसी चीज का उपयोग हुआ है, मान लिया घर बना है, तो घर कोई ईंट से बना है या मिट्टी से बना है या संगमरमर से, पत्थर से बना है, तो मैटर पदार्थ क्या है, तो उसका प्रयोग होता है इस श्रेणी में कि उसकी अभिव्यक्ति है कि पदार्थ क्या मैटर रहा है। और इसे पहचानना किसी विषय में ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आप उसको पहचान सकते हैं। और इसका जो योजक चिन्ह होता है सेमीकोलन होता है। पदार्थ श्रेणी सभी मुख्य वर्गों में नहीं है, इसका जो प्रयोग किया गया है पदार्थ श्रेणी का, वो सभी मुख्य वर्गों में इसका प्रयोग नहीं किया गया है, कुछ खास मुख्य वर्गों में ही प्रयोग किया गया है।
जैसे देखिए कुछ उदाहरण आप लोगों को, एग्जाम्पल आप कोलन क्लासिफिकेशन जब पलटिएगा तो आप देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मुख्य वर्ग है एक्स, अर्थशास्त्र का मुख्य वर्ग एक्स है। तो स्वर्ण मुद्रा, यहां पर मुद्रा, स्वर्ण, स्वर्ण एक मैटर हो गया, सोना चांदी इस तरह की चीजें मैटर होती है। तो पदार्थ को पहचानना हमने भी मतलब बोला भी कि ज़्यादा मुश्किल नहीं, सोना चांदी ईंट पत्थर इस तरह की चीज़ें तो पदार्थ ही है ना। तो यहाँ पर आप जाइएगा स्वर्ण मुद्रा के लिए कोलन क्लासिफिकेशन में, जो जब x मुख्य वर्ग को आप निकाल के देखिएगा तो x मुख्य वर्ग को जब आप निकालिएगा तो स्वर्ण मुद्रा जो है वह स्वर्ण मुद्रा के लिए जो दिया गया है, स्वर्ण मुद्रा के लिए x61 और सेमीकोलन 1 वहां पर जाइएगा। सेमीकोलन 2 में रजत मुद्रा के लिए दिया गया है 2, रजत के लिए चांदी के लिए 2 का प्रयोग किया गया, तो उससे पहले किस चीज का प्रयोग होता है। इसी तरह ग्रंथालय विज्ञान में जब आप जाइएगा तो ग्रंथालय विज्ञान में हस्तलिखित ग्रंथ हो गया, प्रकाशित ग्रंथ, समाचार पत्र, इस तरह की जो पदार्थ मैटर में जिनको बांटा गया है, जैसे ललित कला में काष्ठ चित्रकारी, प्रस्तर चित्रकारी मतलब पत्थर पे अगर चित्रकारी किया गया है, काठ पे किया गया है मतलब लकड़ी पे किया गया है, तो इन सब चीज़ों को मैटर में रखा गया है। तीसरा हम लोग पक्ष जाते हैं एनर्जी पक्ष। यह श्रेणी जो होता है यह कार्य, एनर्जी मतलब जिससे गतिशीलता का अनुभव हो, वैसा मुख्य वर्ग जो कार्य दर को दर्शा रहा है, जैसे कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसे एनर्जी फैसेट में रखा गया है। तो देखिए इस श्रेणी में विषय, क्रिया, कार्य, रचना आदि का जिसमें अनुभव हो, रचना आदि का, और इस श्रेणी में श्रम का आवास हो। श्रम मतलब जो वर्क हो रहा है, एनर्जी लग रहा है जिस चीज में। ऊर्जा श्रेणी को पहचानने अथवा निश्चित करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है कि पी पर्सनालिटी को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। मैटर को भी हम लोगों ने देखा वो पहचानना आसान होता है, मगर एनर्जी को पहचानना ना तो मुश्किल है ना तो आसान है। बस आपको सावधानी बरतने की, केयरफुल्ली आपको इसको निश्चित करने की आवश्यकता है। तो इसको पहचानने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। और इस श्रेणी का संयोजी चिन्ह जो होता है वह कोलन होता है। क्या होता है इसका संयोजी चिन्ह? ई का होता है, कोलन। प्रत्येक मुख्य वर्ग में इस श्रेणी को अनेक एकलों में विभाजित कर वर्गांक दिए गए हैं। तो मुख्य वर्ग में इसका जहां पर भी प्रयोग हुआ है उसको वहां पे अलग अलग इसका दिया गया है फैसेट फार्मूला, एनर्जी का कैसे प्रयोग करना है। अब जैसे देखिए कुछ उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। सर्कुलेशन सर्विस इन लाइब्रेरीज। जब आप लाइब्रेरी साइंस को आप उलटिएगा 2, लाइब्रेरी साइंस का मुख्य वर्ग जो 2 है, तो वहाँ पर एनर्जी सेक्शन में एनर्जी PMEST वाल, तो हम एनर्जी सेक्शन में जब जाइएगा तो सर्कुलेशन के लिए 6 का प्रयोग किया गया है। सर्कुलेशन के लिए 6 का प्रयोग किया गया है। कैटलॉगिंग के लिए 5 का प्रयोग किया गया है। रेफरेंस सर्विस के लिए 7 का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज आप पढ़िएगा। सर्कुलेशन सर्विस इन लाइब्रेरी, सर्विस कार्य मतलब कोई सर्कुलेशन आदान प्रदान पुस्तक कर रहा है, उसमें एनर्जी लग रही, कार्य हो रहा, तो साफ दिख रहा है। कैटलॉगिंग कोई कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो ये सारी चीजें करने में कार्य लगता है, एनर्जी लग रहा है। तो ये सारी चीजें आपको एनर्जी जो है इसमें लग रहा है। और वह एनर्जी फैसेट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना,
संविधान बनाने में भी एनर्जी, संविधान को बनाया गया है, संविधान को बनाया गया है तब बना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन वाला हिस्ट्री में जाइएगा तो उसके लिए 2 प्रयोग किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चिन्ह हो, अगर मान के चलिए 2 लाइब्रेरी साइंस का हो गया और कैटलॉगिंग के लिए 5 दिया गया है एनर्जी सेक्शन में, और ई से पहले चिन्ह प्रयोग होता है ई। तो इस तरह से बनता है क्लास देश पक्ष, स्पेस काल, काल जो होता है टाइम, और स्पेस स्थान, स्पेस देश पक्ष या स्थान पक्ष भी इसको कभी कभी हिंदी में, अंग्रेजी में तो सिर्फ स्पेस ही होता है, हिंदी में कभी कभी आप लोगों को एग्ज़ाम हो चाहे कुछ पुस्तक हो तो कहीं देश पक्ष देखने को मिल जाएगा, कहीं पर आपको स्थान पक्ष भी देखने को मिल जाएगा, कहीं पर स्थान और देश पक्ष के अलावा भौगोलिक एकल भी इसके लिए, स्पेस के लिए भौगोलिक पक्ष का भी प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में स्पेस पक्ष है, हिंदी में किसी पुस्तक में या एग्जाम में भी भौगोलिक पक्ष या देश पक्ष या स्थान पक्ष। तो ये तीनों चीज को ध्यान में रखना है, एक ही चीज होता है। इस श्रेणी की अभिव्यक्ति में भौगोलिक मतलब मुख्य रूप से यह जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से है, जैसे कि महाद्वीप है, देश है, प्रदेश है, पहाड़ है, नदी है, ऐसी चीज़ों को स्पेस पक्ष के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे भारत है, बिहार है, हिमालय पर्वत है, राजस्थान है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें जो इस तरह का उल्लेख कर रहा हो, स्थान का, नदी का, पहाड़ का, कोई जगह का, तो वो स्पेस पक्ष में आता है। और इस श्रेणी के लिए चिन्ह क्या है, इसके लिए जो उपयोग किया गया है वह चिन्ह है बिंदु, डॉट। स्पेस के लिए डॉट का प्रयोग किया गया है। कोलन क्लासिफिकेशन सीसी के चैप्टर 4 में स्पेस आइसोलेट पृष्ठ 2.8 से लेकर 2.17 तक दिया गया है। आप लोग कोलन क्लासिफिकेशन आप लोगों के पास होगा तो पलट के देखिएगा कोलन, और इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सिलेबस सिर्फ क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग जो अभी वर्तमान सिलेबस नया जो बदला गया यही रह जाता है, तो आपको कोलन क्लासिफिकेशन और जो भी क्लासिफिकेशन से संबंधित चीज़ें उसमें डीप से पूछा जाएगा। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, प्रायोगिक आप कर रहे हैं, अगर आप कोलन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो स्पेस आइसोलेट 2.8 में होगा, तो ये याद हो जाता है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किस पृष्ठ में इसका प्रयोग किया गया है। तो चैप्टर वह क्या है, स्पेस के लिए चैप्टर जो अध्याय है 4, और वो पृष्ठ क्या है 2.8 से लेकर 2.17 तक। इसके उपयोग में सरलता लाने के लिए ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है जो इसके बाद जैसे 2.8 से 2.17 तक स्पेस आइसोलेट है, उसके बाद से 2.8 से लेके 2.5 तक ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोलन क्लासिफिकेशन के कितने पृष्ठ संख्या से कितने तक ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जितना हम लोग सिलेबस देखते हैं, अभी जो सिलेबस है, अगर आप लोग सूचना ये जो प्रसंस्करण वाली जो भी सिलेबस अभी संग्रहण या इसमें मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का है, तो हमेशा कैटलॉगिंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस क्लासिफिकेशन का है। और क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देखें तो डीडीसी और यूडीसी से काफ़ी बड़ा सिलेबस कोलन क्लासिफिकेशन का है, क्योंकि डीडीसी सब
बहुत मोटी वर्गीकरण पद्धति भले है, लेकिन उसमें नियम कानून और सिद्धांतों का समावेश कम है, तो उसमें पढ़ने के लिए भी काफ़ी कम चीज़ें होती है और टेक्निकल चीज़ें भी कम होती है, तो एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना भी टेक्निकल पार्ट से उसमें कम होता है। तो कोलन क्लासिफिकेशन को काफ़ी आपको डीप से पढ़ना पड़ता है। तो ये चिन्ह आपको पेज नंबर याद रखिएगा। हमने यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा है, जो भी नोट्स में डाला है, जो हम पढ़ा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हो। एक भी मिनट या एक भी लाइन एक्स्ट्रा चीज़ भरा हुआ या पढ़ाया हुआ एक्स्ट्रा 1-2 घंटा मतलब पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। क्लास का ड्यूरेशन ज़रूरी नहीं है, क्लास की संख्या ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, बल्कि यह महत्व रखता है कि कितने कम समय में कितने सटीक चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हमने पेज एक डाल दिया है, पेज डाल दिया जो कोलन क्लासिफिकेशन का, स्पेस आइसोलेट का पेज फोटो स्कैन करके हमने डाल दिया है। देखिए इसी तरह होता है चैप्टर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चैप्टर, देखिए चैप्टर 4 लिखा हुआ है, चैप्टर 4 में है स्पेस आइसोलेट। इसको देखिए यहाँ पर ज्योग्राफिकल डिवीजन भी लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल डिवीजन भी लिखा हुआ है। तो चैप्टर 4 स्पेस आइसोलेट ज्योग्राफिकल, तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया, जैसे एक में देखिए वर्ल्ड दिया गया है, देखिए एशिया के लिए 4 दिया गया है, 4-1 चाइना के लिए दिया गया है, 4-3 देखिए आपको साउथ एशिया के लिए दिया गया है। तो इसको जो भी होगा वहाँ पर इस तरह से पेज है। देखिए ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ज्योग्राफिकल इंडेक्स उसके बाद जो दिया गया इस तरह से ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है। जैसे देखिए अफगानिस्तान, उदाहरण एग्जाम्पल आप देखिए, मान के चलिए कोई भी एक देखिए आगरा, आगरा के सामने देखिए नंबर दिया गया है 445244, 445244। यहाँ पर 44 क्या है, 44 इंडिया भारत के लिए है। उसी तरह कोई भी देखिए जितना भी आप यहाँ से आप जब यहाँ से आप आगरा का आपको लेना है ज्योग्राफिकल इंडेक्स से जाइएगा, सीधे आप वहाँ पर जो ज्योग्राफिकल डिवीज़न वाले में जाइएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा वो नंबर दिया हुआ, इस नंबर के सामने आगरा मिल जाएगा, आगरा के सामने ये नंबर मिल जाएगा आपको। देखिए हमने कुछ मुख्य चीज़ें ज्योग्राफिकल डिवीज़न से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसका पूछा जा सकता है, वह यहाँ पर लिख दिया, वो स्कैन किया हुआ छोटा छोटा दिख रहा है। जैसे वर्ल्ड के लिए, मदर कंट्री के लिए, ये सब याद रखिएगा। ये सब पूछ सकता है कि कोलन क्लासिफिकेशन में मदर कंट्री के लिए किस संख्या का प्रयोग किया गया है, कोलन क्लासिफिकेशन में फेवर्ड कंट्री के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो 3 का किया गया है, एशिया के लिए 4 का किया गया है, इंडिया के लिए क्या किया गया है, 4 किया गया है। जैसे पूछ सकता है कि कोलन क्लासिफिकेशन के ज्योग्राफिकल डिवीजन में राजस्थान के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो 4437 का प्रयोग किया गया है। बिहार के लिए तो 4473 का किया गया है। तो चूंकि हम लोगों के लिए एशिया इंपॉर्टेंट है, इंडिया इंपॉर्टेंट है, और अगर राजस्थान का एग्जाम हो रहा है तो राजस्थान का भी ज्योग्राफिकल डिवीज़न पूछ सकता है। कुछ मुख्य कंट्री है जैसे चाइना है, जापान है, उस तरह के सारे कंट्री का तो याद नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जो जो मुख्य है जैसे चाइना, जापान, पर्सिया, पाकिस्तान, इस सब का याद रखिए। यूरोप के लिए 5 उपयोग किया गया, तो यूरोप की जो मुख्य कुछ जो है, इटली है, फ्रांस है, जो ग्रेट ब्रिटेन है, रसिया याद रखिए। अफ्रीका के लिए 6 यूज किया गया है, अमेरिका के लिए 7 यूज किया गया है, यूएसए
के लिए 7-3 यूज किया गया, कनाडा के लिए 7-2 यूज किया गया, इजिप्ट के लिए 6-7-7 यूज किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 यूज किया गया है। ये सब याद रखिएगा। हिंद महासागर के लिए 9-5 यूज किया गया है, हिंद महासागर के लिए 9-5 यूज किया गया है, अटलांटिक महासागर के लिए 9-6 यूज किया गया है। तो इसको याद करना जरूरी है और 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। इस तरह से हम लोग ज्योग्राफिकल डिवीज़न ये देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल डिवीज़न, इसके ही नीचे में और भी आपको कुछ स्पेशल उसके आगे में दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। जैसे कोलन क्लासिफिकेशन के ज्योग्राफिकल डिवीज़न में फॉरेस्ट के लिए क्या यूज किया गया है, अगर ये पूछ दे फॉरेस्ट के लिए कौन सा अंकन का प्रयोग किया गया है, फॉरेस्ट के लिए जिस अंकन का प्रयोग किया गया है वह है 1-4, डेल्टा के लिए 1-3-7, लेक के लिए 5-4, रिवर के लिए 6। तो ये याद रखिएगा। कुछ वैली के लिए क्या यूज किया गया है पूछ सकता है, घाटी के लिए क्या यूज किया गया है, तो 1-6। तो ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना ज़रूरी है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके नीचे में सीसी के ज्योग्राफिकल डिवीजन के सबसे नीचे में दिया हुआ है, लिखा गया है नोट में। जब कोलन क्लासिफिकेशन आप पलटिएगा उस पेज है ना, पेज जो हमने दिखाया स्कैन करके, उसके नीचे में लिखा गया है एनी स्पेसिफिक आइसोलेट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड बाय AD। AD मतलब अल्फाबेटिकल डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस। इसी में हम लोग आगे डिवाइस का प्रयोग देखेंगे, डिवाइस को देखेंगे। तो AD अल्फाबेटिकल डिवाइस का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हिमालय पर्वत, यमुना नदी। तो यहाँ पर हम लोग अगर हिमालय पर्वत जैसे है तो हम लोग पहले देखिए माउंटेन के लिए क्या यूज किया गया है। माउंटेन के लिए यूज किया गया है 2, माउंटेन के लिए 2 यूज किया गया है। माउंटेन के लिए जब 2 यूज किया गया है तो हम लोग गंगा हिमालय पर्वत के लिए, तो यहाँ पर ही हिमालय पर्वत के लिए फिर 2H जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा। अल्फाबेटिकल इंडेक्स में अल्फाबेटिक जो वर्ड होता है, अल्फाबेटिकल में जो रोमन कैपिटल होता है उसका 1, 2 या 3 वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे गंगा नदी, तो नदी जो है रिवर ये है, रिवर में गंगा नदी के लिए G यूज करेंगे, यमुना नदी के लिए Y यूज करेंगे। इसी तरह होगा अगर मान के चलिए गंडक नदी आ जा रहा है तो G गंगा भी होगा, G गंडक भी होगा। तो गंगा चूंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इसलिए गंगा के लिए G यूज होगा, गंडक के लिए GA यूज हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फाबेटिकल इंडेक्स का प्रयोग
नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार से। पुष्पा मूवी का जो डायलॉग है ना, पूरा यूट्यूब इंस्टाग्राम हर जगह मतलब वायरल जा रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पुष्पा का अल्लू अर्जुन सर का डायलॉग बोलते तो कैसा बोलते, और कैसा मतलब जो डांस स्टेप है श्रीवल्ली का वो कैसे करते। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्लू अर्जुन सर की जो वॉइस है उससे शुरू करेंगे। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। तेरी झलक सरफी तेरी झलक सरफी श्रीवाणी तक उड़ती, तेरी झलक सरफी। Thank you so much, guys. Love you all. Oh my God, unbelievable, just fantastic, and my Kandha. Oh, this is like gravitational force. इस तरफ कुछ ज्यादा हो गया, एंड ये उठ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। ये देखिए, यह लड़का कई वर्षों से रेलवे ग्रुप डी का तैयारी।